नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है शहरी स्थानीय प्रशासन। अभी तक हमने बात की ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की, जिसमें पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन, इस पर हमने चर्चा की। आज हम बात करेंगे शहरी स्थानीय प्रशासन की। शहरी स्थानीय प्रशासन हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से संबंधित है, उसी प्रकार शहरों से जो संबंधित होता है वो शहरी स्थानीय प्रशासन होता है। भारत में शहरी स्थानीय प्रशासन शब्द का आशय लोगों द्वारा उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी शहरी क्षेत्र के शासन से है, यानी जो शहरी क्षेत्र का शासन है वो शहरी स्थानीय शासन कहलाएगा। शहरी स्थानीय शासन सरकार द्वारा इस प्रयोजन से निर्धारित शहरी विशिष्ट शहरी क्षेत्र तक सीमित रहता है। भारत में शहरी स्थानीय शासन के 8 प्रकार हैं, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और विशेष उद्देश्य एजेंसी शहरी शासन प्रणाली। कोई संवैधानिक दर्जा संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इसको मिला। केंद्र स्तर पर शहरी स्थानीय शासन विषय से जुड़े 3 मंत्रालय हैं। नंबर 1 शहरी विकास मंत्रालय, एक अलग मंत्रालय के रूप में ये 1985 में गठित हुआ। रक्षा मंत्रालय छावनी बोर्ड के मामलों से संबंधित होता है। गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्र के मामलों से संबंधित होता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो आधुनिक भारत में शहरी स्थानीय शासन से जुड़ी संस्थाओं की उत्पत्ति और उनका विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। इस संदर्भ में मुख्य घटनाक्रम इस प्रकार रहा, जैसे कि वर्ष 1687 में भारत में पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई। पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ से हुई? मद्रास। दूसरा, वर्ष 1726 में मुंबई और कोलकाता में भी इन नगर निगमों की स्थापना हुई। स्थानीय स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं का विकास वित्तीय विकेंद्रीकरण से संबंधित लॉर्ड मेयो के प्रस्ताव 1870 के फलस्वरूप हुआ। तो लॉर्ड मेयो का योगदान भी रहा। पहली जो नगर निगम की स्थापना हुई वो मद्रास में हुई, फिर कलकत्ता और फिर मुंबई। लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव 1882 को स्थानीय स्वशासन के मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार पत्र के रूप में जाना गया। लॉर्ड रिपन का बहुत बड़ा योगदान है स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन का नाम हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर रॉयल कमीशन की नियुक्ति वर्ष 1970 में हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1990 में दी थी। इस आयोग के अध्यक्ष हॉब हाउस थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में शुरू की गई द्वैत योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन स्थानांतरित विषय बनकर जिम्मेदार भारतीय मंत्री के प्रभाव में आ गया। वर्ष 1924 में केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद द्वारा कंटेनमेंट एक्ट पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई प्रांतीय स्वायत्तता योजना के तहत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया। संवैधानीकरण। अगस्त 1989 में राजीव गांधी की सरकार लोकसभा में संविधान का 65वां संविधान संशोधक विधेयक लाई थी। इस विधेयक का उद्देश्य था कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देकर उन्हें सुदृढ़ता प्रदान करना। लोकसभा में यद्यपि ये विधेयक पारित हो गया, किंतु राज्यसभा में इसे अक्टूबर 1989 में हार का सामना करना पड़ा और विधेयक रद्द हो गया। वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने सितंबर 1990 में पुनः संशोधित नगर पालिका बिल प्रस्तुत किया, किंतु ये पारित न हो सका और लोकसभा भंग हो जाने के कारण ये विधेयक पुनः रद्द हो गया। तो राजीव गांधी ने भी प्रयास किए, वीपी सिंह सरकार ने भी प्रयास किए। फिर पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने सितंबर 1991 में संशोधित नगर पालिका बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों द्वारा दिसंबर 1992 में पारित कर दिया गया।
इसके बाद अपेक्षित संख्या में राज्य विधानमंडलों ने इसे अनुमोदित कर दिया और राष्ट्रपति की सहमति भी अप्रैल 1993 में मिल गई। अंततः संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में जून 1993 से ये प्रभावी हो गया। तो अलग अलग सरकारों ने बहुत प्रयास किए और अंततः ये संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू हो ही गया। अब हम बात करेंगे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की। इस अधिनियम में संविधान में 9A जोड़ा गया। इस भाग का शीर्षक नगर पालिकाएँ हैं, जिसके प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 243 से 243G में है। इसके अतिरिक्त इसके कारण संविधान में 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इस अनुसूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्य मदों का उल्लेख है, जो अनुच्छेद 243W से संबंधित है। जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में 29 मद निर्धारित किए गए थे, तो उसी प्रकार शहरी स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक है, उसकी 12वीं अनुसूची में 18 कार्य मदों का उल्लेख किया गया। 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ। इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का प्रावधान है। नंबर 1, नगर पंचायत, नाम जो भी हो, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच के क्षेत्र से संबंधित हो, समवर्ती क्षेत्र के लिए उसको क्या कहा जाता है? नगर पंचायत। नंबर 2, नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्र के लिए, और नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र के लिए। समवर्ती क्षेत्र छोटा शहरी क्षेत्र व बड़ा शहरी क्षेत्र का आशय उस क्षेत्र से है जिसे राज्यपाल ने इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया है: क्षेत्र की आबादी, जनसंख्या का घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए उत्पादित राजस्व, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रतिशत, आर्थिक महत्व या राज्यपाल द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य कारण। संरचना: नगर पालिका के सभी सदस्यों का चुनाव उस नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे सीधे किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में अर्थात वार्डों में बांटा जाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव पद्धति का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। नगर पालिका में ये प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी है। हम कई बार देखते हैं कि सरकार नियमों में कुछ बदलाव लेकर आती है। कभी कभी जो नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के माध्यम से सीधे किया जाता है, और कभी कभी सरकारों की ये मंशा रहती है कि वार्ड मेंबर ही नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो ये सरकारों पर निर्भर है कि वो किस प्रकार के नियम बनाए। नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति उन नगर पालिकाओं को बैठकों के मत का अधिकार न हो। लोकसभा या राज्य विधानमंडल के वे सदस्य जो उस चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का पूरा अथवा कुछ भाग आता हो। राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के वे सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। समितियों के अध्यक्ष वार्ड समितियों को छोड़कर। वार्ड समितियां ऐसी नगर पालिकाओं में जिनके क्षेत्र की आबादी 3 लाख या इससे अधिक हो, एक या एक से अधिक वार्डों को शामिल कर वार्ड समिति गठित की जाएगी। राज्य का विधानमंडल वार्ड समिति की संरचना, भौगोलिक क्षेत्र और समिति में स्थानों को भरने की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान बना सकता है। राज्य का विधानमंडल वार्ड समिति के गठन के अतिरिक्त समितियों के गठन के लिए भी किसी तरह का प्रावधान बना सकता है। स्थानों का आरक्षण। इस अधिनियम के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र की कुल आबादी में अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी के अनुपात में नगर पालिका में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित रखने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अधिनियम में किसी नगर पालिका क्षेत्र में कुल सीटों की संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों सहित रखने का प्रावधान है। यानी कि कुल मिला के जितनी सीटें रहेगी उसमें 33% जो आरक्षण रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए रहेगा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा प्रयास इनमें रखा गया।
राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित करने की पद्धति का निर्धारण भी कर सकता है। राज्य विधानमंडल किसी नगर पालिका में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों अथवा नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए भी व्यवस्था कर सकता है। नगर पालिकाओं की अवधि। इस अधिनियम में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, किंतु इसे समय से पहले अर्थात कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसकी अतिरिक्त नगर पालिका के गठन के लिए 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले या नगर पालिका भंग होने की स्थिति में 6 माह की अवधि की समाप्ति से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। अब हम बात करेंगे अयोग्यता की। कोई वह व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य चुने जाने का पात्र नहीं होगा जिसे संबंध राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रयोजन से उस समय लागू किसी कानून के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया जाता हो। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा कि उसने 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, बशर्ते कि उसकी आयु 21 वर्ष से कम न हो। यद्यपि अयोग्यता सभी विवाद राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को निपटान हेतु भेजे जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग। नगर पालिकाओं के सभी चुनावों के आयोजन तथा मतदाता सूचियों की तैयारी के कार्य की निगरानी, उसके निर्देशन तथा उस पर नियंत्रण रखने का अधिकार राज्य चुनाव आयोग को प्राप्त है। यानी चुनाव से संबंधित जो भी काम होंगे वो राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। वो नगर पालिका में किस प्रकार चुनाव करवाने हैं, नगर परिषद में किस प्रकार चुनाव करवाने हैं, नगर निगम में किस प्रकार चुनाव करवाने हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग पर होगी। शक्तियाँ और कार्य। राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किए जाएंगे जो स्वशासन से जुड़ी संस्थाओं को उनके कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक हों। इस योजना के तहत नगर पालिकाओं पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं की तैयारी से संबंधित और नगर पालिकाओं को सौंपी जाने वाली आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी डालने तथा कार्यान्वयन की शक्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। वित्तीय प्रबंध। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं को कर, शुल्क, पथ कर लगाने, उनका संग्रहण, विनियोजन करने की शक्ति अधिकार दे सकता है। हम सभी जानते हैं कि जो हाउस टैक्स लगाया जाता है नगर पालिका के द्वारा, तो उससे नगर पालिकाओं को इनकम होती है और उस इनकम के आधार पर वो शहरी क्षेत्रों में जो विकास कार्य है वो करवाए जाते हैं। वह राज्य सरकार द्वारा प्रभावित और संग्रहित करों, शुल्कों और पथ करों को नगर पालिकाओं को सौंप सकता है। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान की व्यवस्था कर सकता है। नगर पालिकाओं की समस्त धनराशियों को जमा करने के लिए कोष का निर्माण कर सकता है। वित्त आयोग। पंचायतों के लिए गठित वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा तथा राज्यपाल से सिफारिशें भी कर सकता है। राज्य द्वारा प्रभारित शुल्कों, पथकरों से हुई आय को राज्य और नगर पालिकाओं के बीच विभाजित करने पर लागू हों। नगर पालिकाओं को सौंपे जाने वाले करों, शुल्कों और पथकरों के निर्धारण के लिए लागू हों। राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान किए जाने के लिए लागू हों। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय भी कर सकते हैं। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को ठीक रखने की दृष्टि से राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को प्रेषित अन्य कोई विषय भेजा जा सकता है। लेखा परीक्षा। राज्य विधानमंडल द्वारा नगर पालिकाओं के लेखा खातों के रखरखाव तथा उनकी लेखा परीक्षा का प्रावधान भी किया जा सकता है। जिला नियोजन समिति। प्रत्येक राज्य जिले की नगर पालिकाओं और पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एक
करने और जिले की समग्र विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करने के लिए जिला स्तरीय जिला नियोजन समिति का गठन करेगा। राज्य विधानमंडल व्यवस्था कर सकता है, जैसे ऐसी समितियों की संरचना से संबंधित, इन समितियों के सदस्यों के चुनाव के ढंग से संबंधित, इन समितियों की नियोजन से संबंधित कार्यों के संबंध में और इन समितियों के अध्यक्षों के चुनाव से संबंधित। इस अधिनियम में ये प्रावधान है कि जिला नियोजन समिति के सदस्यों में से 4/5 की संख्या में सदस्यों में से ही किया जाएगा। समिति में इन सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले में ग्रामीण और शहरी आबादी के अनुपात में होगा। इन समितियों के अध्यक्ष विकास योजनाओं को राज्य सरकार को भेजेंगे। 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कार्य मत इस प्रकार हैं। जब हम पंचायती राज का अध्ययन कर रहे थे तो हमने 29 मदों पर चर्चा की। अब हम शहरी स्वशासन की बात कर रहे हैं तो उसमें 12वीं अनुसूची है और उस 12वीं अनुसूची में कुल 18 मद हैं और उन मदों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है शहरी नियोजन, नगर नियोजन सहित। शहर का विकास कैसे हो, नगर पालिकाओं का विकास कैसे हो, नगर निगम का विकास कैसे हो और नगर परिषद का विकास कैसे हो, तो इसके लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। अलग अलग वार्डों में किस प्रकार विकास कार्य किए जा सकेंगे, उन सब के लिए प्लानिंग की आवश्यकता होती है। हमें किस प्रकार की सड़कें चाहिए, किस क्वालिटी की सड़कें चाहिए, कितनी मात्रा में हमें बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, इन सब की व्यवस्था करनी है, तो उसके लिए ठीक ढंग से प्लानिंग होनी चाहिए, तभी वो शहर स्थानीय स्तर पर विकास कर सकेगा। तो शहरी नियोजन अत्यंत आवश्यक है, उसमें नगर नियोजन भी सम्मिलित है। भूमि प्रयोग का विनियमन और भवन निर्माण। हम जानते हैं कि शहरों में भवनों का निर्माण बहुत तीव्र गति से होता है, उसके लिए परमिशन की आवश्यकता होती है। वो परमिशन नगर पालिकाओं, नगर परिषद और नगर निगम के माध्यम से दी जाती है। तो भवनों का निर्माण ठीक ढंग से हो, भूमि का प्रयोग और उसका विनियमन, उसका रजिस्ट्रीकरण ठीक ढंग से हुआ हो और वो ठीक ढंग से लोगों को आवंटित की गई हो, तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है। आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित नियोजन। हम सभी जानते हैं कि भाई नगर पालिकाओं को विकास कार्य करवाने पड़ते हैं। नालियों की व्यवस्था, बिजली के खंभों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब के लिए धन की आवश्यकता होती है और उस धन को अर्जित करने के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास की आवश्यकता भी होती है। तो ये प्रयास स्थानीय स्तर पर सरकारों द्वारा किए जाते रहे हैं। पुल, सेतु और सड़क। पुल का निर्माण जहां आवश्यक हो वहां पे किया जाता है, सेतु का निर्माण किया जाता है और सड़कों का निर्माण, हम जानते हैं हमारे देश में सड़कों का जाल बिछ गया है। सरकारें उन आज़ादी से लेकर अब तक कई अरबों रुपए, खरबों रुपए सड़कों के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर खर्च कर चुकी है और आगे भी करती जा रही है। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन से जलापूर्ति। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन से जल आपूर्ति। जल की आपूर्ति, पीने के पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था बहुत अति महत्वपूर्ण विषय है। लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। ऐसे कई शहर हैं जहां पर पीने का पानी उपलब्ध अभी तक भी नहीं है। घरों में 3-3 दिन, 5-5 दिन से पानी आता है, लेकिन ऐसी समस्याओं को सरकारों द्वारा दूर किया जा रहा है और कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे पेयजल की समुचित व्यवस्था सरकारें कर रही है। तो पीने के पानी की व्यवस्था करना स्थानीय प्रशासन का कार्य है और वो कर भी रही है। जन स्वास्थ्य, साफ सफाई, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है और साफ सफाई की व्यवस्था, कचरे का निष्पादन, ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है।
भाई घर घर से जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट का कहीं ना कहीं प्रबंधन किया जाना आवश्यक है। उसके लिए भूमि चिन्हित की जाती है, उस भूमि पर वो कचरा डाला जाता है और फिर वहाँ से उठाकर उसका प्रबंधन, उसको वापस रिसाइकिल करने का प्रावधान। अगर प्लास्टिक का कचरा है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था, अगर मेडिकल से संबंधित है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था, घरेलू है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था सरकारों द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाती है। अग्निशमन सेवाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अग्निशमन, हम जानते हैं कि आग लगना कभी भी आकस्मिक घटना हो सकती है, तो अगर कहीं किसी शहर में आग लगने की घटना हो जाती है तो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम ये व्यवस्था करता है कि वहाँ पर तुरंत अग्निशमन की जो गाड़ियाँ हैं वो भेजी जाएं। उन गाड़ियों की व्यवस्था उन स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाती है और तुरंत उस आग को बुझाया जाता है ताकि जनहानि न हो। तो इस प्रकार के जो 18 मद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और स्थानीय प्रशासन द्वारा इन 18 मदों के माध्यम से ये सारे कार्य करवाए जाते हैं। तो वापस एक बार हम इन 18 मदों पर पुनः चर्चा करते हैं, उनको याद करने का प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों के भी समझ में आ जाए। 12वीं अनुसूची में ये 18 मद रखे गए हैं, जैसे शहरी नियोजन, नगर नियोजन, भूमि प्रयोग का विनियमन, भूमि निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित नियोजन। प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि किस प्रकार शहर का विकास प्लानिंग के माध्यम से किया जाए ताकि आगे चलकर कई कठिनाइयों से हम बच सकें। अगर किसी शहर को प्लानिंग ठीक ढंग से नहीं हुई, उसके विकास के लिए ठीक ढंग से प्लानिंग नहीं हुई, तो फिर आगे चलकर बहुत कठिनाइयाँ आती है। जब भी कोई नई योजना, स्मार्ट सिटी या कोई अन्य प्रकार की योजनाएं लाने का सरकार प्रयास करती है, तब जाके आगे भविष्य में कई प्रकार की समस्याएं आती है। सड़क यातायात, इन सब पर विशेष जोर दिया जाता है। घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजन से जल आपूर्ति की व्यवस्था, अगर उद्योग धंधों को आवश्यकता है अधिक पानी की तो उसके लिए भी सरकार स्थानीय स्वशासन के माध्यम से, स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रयास करती है कि भाई औद्योगिक जो इकाइयां हैं उनको पानी की किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। जन स्वास्थ्य, साफ सफाई, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से सरकार प्रयास करती है। अग्निशमन सेवाओं के माध्यम से प्रयास करती है। शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और परितंत्रीय पहलुओं का संवर्धन। इसके बाद समाज के कमज़ोर वर्गों, विकलांगों, दिव्यांगों, मानसिक रूप से जो भी दिव्यांग है उनके हितों की रक्षा करने का काम किया जाता है। मलिन बस्तियों के सुधार का उन्नयन, जिस प्रकार शहरीकरण बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार जो कच्ची बस्तियां हैं, मलिन बस्तियां हैं, वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो उन जगहों पर रहने वाले जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता सरकारों को रहती है, तो उनके लिए भी सरकार प्रयास करती है कि भाई उनमें किस प्रकार सुधार किया जाए और उन कच्ची बस्तियों से हटाकर उनको पक्के मकान दिए जाने चाहिए। ऐसी कई नगर पालिकाएँ, नगर परिषद हैं जिन्होंने ये प्रयास किए भी हैं कि लोगों को कच्ची बस्तियों से हटाकर पक्के मकान उनको दिए गए हैं ताकि वो अपना जीवन यापन, आवास की व्यवस्था ठीक ढंग से कर सकें। शहरी निर्धनता उन्मूलन, शहरों में भी गरीबी है तो वहाँ पर जो निर्धनता उन्मूलन के कार्यक्रम हैं वहाँ पे भी चलाए जा रहे हैं। पार्क, बाग और खेल के मैदानों जैसी शहरी सुविधाओं की व्यवस्था करना, पर्यावरण को ठीक रखने के लिए और बच्चों की खेलकूद की व्यवस्था करने के लिए शहरों में हम देखते ही हैं कि वहाँ पर पार्कों की व्यवस्था की जाती है, बाग बगीचे लगाए जाते हैं ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रह सकें और जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वहाँ वो अपना खेल कूद का आनंद ले सकें। सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य बोधी पहलुओं का संवर्धन, कई प्रकार के ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक कार्यक्रम और सौंदर्य बोधी पहलुओं का संवर्धन सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाता है। सौदाह और सौदा स्थल और विद्युत सौदागृह की व्यवस्था भी स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाती है। पशुओं के लिए तालाब तथा पशुओं के प्रति निर्दयता पर रोक, किसी प्रकार की क्रूरता पशुओं के साथ नहीं होनी चाहिए और उन पर रोक
लगाई जानी चाहिए। महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रहण, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उसके पंजीकरण की व्यवस्था सरकारों के पास आंकड़े रहने अति आवश्यक है। गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था, बस स्टॉप की व्यवस्था, इस प्रकार की जन सुविधाएं नगर पालिकाओं द्वारा, नगर परिषदों द्वारा और नगर निगम के माध्यम से की जाती है। बूचड़ खानों और कसाई खानों का विनियम, उनके लिए नियम बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये कई प्रकार के जो 18 कार्यक्रम हैं उसमें सभी प्रकार के लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है और इन सभी सुविधाओं को पूरा करने का प्रयास स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है। तो जिस प्रकार ग्रामीण स्थानीय प्रशासन आवश्यक है, वहाँ का विकास, गांव का विकास अति आवश्यक है। हम जानते हैं कि हमारी जो 70% जनसंख्या है गांव में रहती है, तो गांव का विकास बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार शहरी अर्थव्यवस्था, शहरी व्यवस्था, शहरी स्थानीय प्रशासन, इनका भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्थानीय प्रशासन के बारे में हमें 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन और शहरी स्थानीय प्रशासन, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन से संबंधित जो 73वां संविधान संशोधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और शहरी स्थानीय प्रशासन में 74वां संविधान संशोधन वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद आप सभी का।